A boycott campaign is underway in at least 86 Chinese cities. Thousands of home buyers have stopped paying their EMIs. Home buyers are now, in short, frustrated. They're refusing to pay the mortgage on properties they've bought. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना इस समय एक हाउसिंग क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां एक तरफ महंगाई और रिसेशन से निपटने के लिए करीब सारी कंट्रीज की सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही हैं, वहीं इस हाउसिंग क्राइसिस को कंट्रोल में लाने के लिए चाइना की सेंट्रल बैंक ने लोन इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना में ये हाउसिंग क्राइसिस क्यों हुआ और आखिर क्यों चाइनीज होम बायर्स मॉर्गेज स्ट्राइक पर चले गए हैं, यानी अपनी लोन की किश्तें देने से मना कर रहे हैं। चाइना में प्रॉपर्टी मार्केट हिस्टोरिकली कैसा रहा है और इस हाउसिंग क्राइसिस का चाइनीज और वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि ये प्रॉपर्टी या हाउसिंग क्राइसिस क्यों हुआ और लोगों ने अपनी किश्तें देने से मना क्यों कर दिया है। हाउसिंग क्राइसिस शब्द की बात करें तो ये नया नहीं है। 2007-8 में अमेरिकन हाउसिंग क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़े असर और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन अभी का जो चाइनीज हाउसिंग क्राइसिस हुआ है वो थोड़ा सा अलग है। इस केस में ऐसा नहीं है कि जिन्होंने लोन लिया है वो अपनी किश्तें भर नहीं सकते। इनफैक्ट उनके पास पैसे हैं, लेकिन वो जानबूझ के अपनी किश्तें भरने से मना कर रहे हैं, या यूं कहें कि मॉर्गेज स्ट्राइक पर चले गए हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना में इस समय फंडिंग क्राइसिस की वजह से बहुत सारे बिल्डर्स ने चल रहे प्रोजेक्ट्स को अधूरा छोड़ दिया है। और ये फंडिंग क्राइसिस असल में चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से हुआ है, जिसके तहत बार बार लॉकडाउन्स लगने से बिजनेसेस और चाइना की इकोनॉमी पर दबाव पड़ रहा है। इन मॉर्गेज स्ट्राइक्स की शुरुआत 2022 की स्टार्टिंग में हुई, जब जियांगसी प्रोविंस में एवरग्रांडे के एक प्रोजेक्ट में घर खरीदने वाले लोगों ने प्रोजेक्ट के रुक जाने पर पहली बार अपनी किश्तें देने से मना कर दिया। और धीरे धीरे ये स्ट्राइक्स चाइना के दूसरे प्रोविंसेस और दूसरे बिल्डर्स के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स में भी फैल गई। इन मॉर्गेज स्ट्राइक्स की वजह से फिलहाल 150 से 370 बिलियन डॉलर्स तक की होम लोन की EMI पेंडिंग है, जो कि टोटल होम लोन्स के करीब 4% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हाउसिंग क्राइसिस चाइना की इकोनॉमी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। असल में चाइना में प्रॉपर्टीज के लिए प्रीसेल सिस्टम है, मतलब प्रॉपर्टी बनने से पहले ही बिल्डर उन्हें बेच देते हैं और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन्स भी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का पोजेशन मिलने से पहले ही EMI शुरू हो जाती है। इस प्रीसेल सिस्टम में बायर्स जो पैसा देते हैं वो डायरेक्टली बिल्डर को नहीं मिलता। बायर्स पैसा एक बैंक अकाउंट में डालते हैं और कुछ प्री अग्रीड माइलस्टोन्स को अचीव करने के बाद ही एक डिसाइडेड अमाउंट बिल्डर के लिए अनलॉक हो जाता है। और जैसे जैसे बिल्डिंग बनती रहती है वैसे वैसे बिल्डर के लिए अमाउंट अनलॉक होता रहता है। और चाइनीज बैंक्स और लोकल अथॉरिटीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिल्डर इन फंड्स को कैसे यूज करता है इसको मॉनिटर करें। लेकिन होम बायर्स की ये कंप्लेन है कि बिल्डिंग में जितना काम होना चाहिए उतना ना होने पर भी कई बैंक्स बिल्डर को नेक्स्ट माइलस्टोन अमाउंट दे देती हैं। इसके अलावा चाइनीज होम बायर्स की ये भी कंप्लेन है कि कई केसेस में जो पैसा वो देते हैं वो डेजिग्नेटेड अकाउंट्स में ना डालकर दूसरे अकाउंट्स में डाल दिया जाता है, जिससे बिल्डर्स के पास पूरे अमाउंट का एक्सेस आ जाता है और अथॉरिटीज उन्हें ट्रैक नहीं कर पाती। आजकल चाइना की प्रॉपर्टी डेवलपमेंट इंडस्ट्री में एक कॉमन प्रैक्टिस ये हो गई है कि बिल्डर्स एक प्रोजेक्ट के लिए लैंड खरीदते हैं, फिर उस जमीन को गिरवी रखकर बैंक से लोन लेते हैं और उस लोन से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद प्रीसेल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और इस प्रोसेस से जो फंड्स आते हैं उससे वो दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए और लैंड्स खरीदते हैं, जिसकी वजह से बायर से मिले फंड्स का एक छोटा हिस्सा ही उनका खुद का घर बनाने में लगता है। और ऐसी ही प्रैक्टिसेस की वजह से बिल्डर्स के पास कैश की कमी पड़ जाती है और प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट हिस्टोरिकली कैसा रहा है। अर्ली 2000 से लेकर 2018 तक चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट बूम पर था, जिसके बाद इसकी ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ गई और 2021 के एंड में चाइना के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स में से एक एवरग्रांडे के डिफॉल्ट करने के बाद 2022 की शुरुआत से चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट की ग्रोथ में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। 2022 में अभी तक नए घरों की सेल पिछले साल के मुकाबले करीब 22% गिरी है और प्रॉपर्टी मार्केट में आई इस वीकनेस की वजह से चाइना के डेवलपर्स को फंडिंग मिलना अब और भी मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से बिल्डर्स ने अब घर बनाने बंद कर दिए हैं
और चाइनीज होम बायर्स ने अपनी EMIs देना। अब फाइनली बात करते हैं कि इस हाउसिंग क्राइसिस का चाइनीज और वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। इस क्राइसिस की वजह से कई बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स एवरग्रांडे की तरह ही अपने डेट्स डिफॉल्ट कर सकते हैं और इवेंचुअली बैंकरप्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से कई प्रॉपर्टीज का डेवलपमेंट अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन चाइना के लिए इससे भी बड़ा रिस्क ये है कि ये क्राइसिस रियल एस्टेट सेक्टर से इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स में भी फैल सकता है और खासकर चाइना के बैंकिंग सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि बैंक्स बिल्डर्स और होम बायर्स दोनों को लोन देते हैं और अगर हाउसिंग क्राइसिस बढ़ता है तो बैंक्स के बैड लोन्स भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इस हाउसिंग क्राइसिस का असर लोकल गवर्नमेंट्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि चाइना में लोकल गवर्नमेंट्स की मेजर इनकम लैंड्स बेचकर आती है और अगर उनसे कोई बिल्डर लैंड खरीदेगा ही नहीं तो लोकल गवर्नमेंट के अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट्स रुक जाएंगे, जो कि चाइना की ग्रोथ के लिए घातक होगा। अगर ग्लोबल इकोनॉमी पर असर की बात करें तो चाइना क्लोज कैपिटल अकाउंट पॉलिसी पर काम करता है, जिसकी वजह से उसके फाइनेंशियल मार्केट्स इंटरनेशनल मार्केट से काफी हद तक आइसोलेटेड हैं और इसीलिए चाइना के हाउसिंग क्राइसिस का हश्र 2007-8 में हुए अमेरिकन हाउसिंग क्राइसिस जैसा नहीं होगा और इस क्राइसिस का इफेक्ट डायरेक्टली दुनिया पर नहीं पड़ेगा। हालांकि जो कंट्रीज चाइना से ट्रेड पर हेविली रिलाई करती हैं उन पर इसका थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कोविड के बाद अब चाइना इस हाउसिंग क्राइसिस से निकलकर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को वापस ट्रैक पर ला पाएगा? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।